हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो दो पार्ट हमने ओएसएच कोड के कंप्लीट कर लिए हैं। ये है उसका थर्ड पार्ट जो कि परहैप्स एक फाइनल पार्ट है। इसके बाद एक छोटा सा सेशन और आएगा जिसमें कि हम एक टैबुलर कंपैरिजन करेंगे पुराने प्रोविजंस के बीच और नए प्रोविजंस के बीच। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीवियसली हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट तक खत्म कर लिया था। अब यहाँ पे प्रोविजंस है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के। ठीक है, तो क्या है भाई यहाँ पे, ऐसा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, थोड़ा सा मैं बेटा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि कोर्स आपका है जो है वो मुझे फटाफट आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहां 10 या ज्यादा 10 या 10 से ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हैं, ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर वर्क कर रहे हैं, वहां पे ये सारे प्रोविजन जो हैं वो लागू होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, मतलब क्यों है ये प्रोविजन बनाया क्यों गया है, ताकि ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया है ताकि सूटेबल कंडीशन ऑफ वर्क, सबके लिए सूटेबल कंडीशन ऑफ वर्क को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, जो भी लोग दूसरे स्टेट से आके काम कर रहे हैं उनको ये ना हो कि भाई आप दूसरे स्टेट से काम कर रहे हो तो फिर आपको जो प्रोविजंस जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर कोई बॉडीली इंजुरी होती है, ठीक है, अगर कोई बॉडीली इंजुरी होती है उस पर्टिकुलर यूनिट में, क्योंकि मिसहैप है बेटा, एक्सीडेंट है, कहीं भी हो सकता है, तो बॉडीली इंजुरी हो या डेथ हो, उस केस में अथॉरिटी को तो बताना ही है, मतलब कि जो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी है उनको तो ये बात बतानी ही है। इसके अलावा जो किथ एंड किन्स हैं, ठीक है, जो उनके रिश्तेदार हैं, तो किन्स ऑफ द वर्कर को भी बताना है। ठीक है, क्योंकि वो बंदा जो वर्कर है बेटा वो बाहर रह रहा है ना, वो अपने घर वालों से दूर रह रहा है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो इसकी उनको बताने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी बेटा, या कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी कि पहला तो ये सूटेबल कंडीशन को इंश्योर करे, दूसरा कि अगर कोई बॉडीली इंजुरी हो जाए या डेथ हो जाए तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी बताएंगे, और उसके बाद जो वर्कर के किन्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये बताएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, जो बेनिफिट्स रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है, जैसे कि आपके ईएसआई बेनिफिट्स हो गए, है ना, स्टेट इंश्योरेंस, आपके पीएफ के बेनिफिट्स हो गए, या फिर कोई भी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स इनको भी मिलेंगे जो इंटर स्टेट वर्कर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आपको साल में एक बार या दो बार, अगर वो मतलब मान लेते हैं कि कहीं से भी किसी भी दूसरे स्टेट से आया है, ठीक है, तो अगर वो उसका स्टेट जो है मानते 100 किलोमीटर 200 500 किलोमीटर दूर है, तो उस कंडीशन में आपको फेयर भी, एक लमसम फेयर, ताकि वो अपने नेटिव प्लेस जा सके और आ सके, स्पेशली फेस्टिवल्स में, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, ठीक है, जब भी वो जाते हैं तो वो फेयर भी आप ये इंश्योर कीजिए कि वो उनको पे करे। ठीक है, दैट इज कंपल्शन, कि यहाँ पे आपको फेयर भी पे करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज का फेयर पे करोगे, मतलब जो एक लमसम अमाउंट है जो कि एक स्लीपर क्लास की, रेलवे वगैरह की है, तो वो चीज तो कम से कम आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे, इफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विश, तो वो क्या कर सकते हैं, स्कीम्स बना सकते हैं। किस तरह की स्कीम्स बना सकते हैं, ताकि जो पीडीएस सिस्टम है, जो राशन कार्ड वाला सिस्टम है, जो उनके जो नेटिव प्लेस है वहां पे उनको उनके नाम पे राशन मिल सकता था, वो राशन उनको जो जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां भी मिल सके। ठीक है, तो इस चीज के लिए कि डेस्टिनेशन स्टेट में भी उनको पीडीएस सिस्टम जो है वो मिल सके, इसके लिए स्कीम बना सकते हैं। मतलब कंपल्सन नहीं है, पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो स्कीम बना सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये मुझे लगता है आपको जो बेसिक चीजें थी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की, जो न्यू, मतलब जो थोड़ी डिफरेंट है, वो यहाँ पे हमने पढ़ ली। अब आते हैं ऑडियो विजुअल वर्कर्स के लिए। देखो बेटा, ये सब पहले जब हम पढ़ते थे ना तो ये सब एक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये सिर्फ चैप्टर्स है, मेयर चैप्टर्स है एक बड़े से एक्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रोविजंस नहीं है इसके। अब आते हैं हम ऑडियो विजुअल वर्कर्स के लिए। तो ऑडियो विजुअल वर्कर्स, अब भाई ये क्या काम कर रहे हैं, तो देखो, ऑडियो विजुअल वर्कर मतलब जो सिनेमेटोग्राफी वगैरह में काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, या जो भी ऑडियो सिंक का काम करते हैं, मतलब वो सब होंगे ऑडियो विजुअल वर्कर। तो आजकल तो बहुत ट्रेंड में है ना, जितने भी आप वीडियोस बना रहे हैं या फिर आप मूवीज बना रहे हैं, सॉन्ग्स हैं, तो उन सब में ऑडियो विजुअल वर्कर रहेंगे। तो कहा जा रहा है कि ऑडियो विजुअल वर्कर अगर आपको रखने हैं तो उसमें कुछ कंडीशन है बेटा। पहला कंडीशन है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, बिना एग्रीमेंट के आप कोई ऑडियो विजुअल वर्कर जो है वो नहीं रख सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जो भी पर्सन है जो कि उसका प्रोड्यूसर है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ ही एग्रीमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन आकर के एग्रीमेंट बना रहा है। ठीक है, तो या तो उसका प्रोड्यूसर या तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसका एग्रीमेंट बनाना चाहिए। ठीक है, और वो जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए,
रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसको कौन बताएगा, जिसको बताएंगे हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी कि कौन है भाई हमारा रजिस्टर्ड अथॉरिटी, ठीक है। तो रजिस्टर्ड अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो बताएगा कौन, तो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो हमारा एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसमें जितनी भी चीजें हैं, नेम और भी जो भी डिटेल्स हैं, नेम एंड अदर डिटेल्स, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ये कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, ठीक है। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, सारे डिटेल्स उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और ये भी होना चाहिए कि आप डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो ये भी चीज वहां पे मेंशन होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीजें होने चाहिए, तो उसमें होना चाहिए कि क्या असाइनमेंट आप कर रहे हैं, है ना, किस तरह का असाइनमेंट कर रहे हैं आप। उसके बाद आपको क्या वेजेस मिल रहे हैं, क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कहीं ऐसा कोई काम तो नहीं है जिसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो, यानी कि हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन का भी पूरा ब्यौरा जो है वहां पे होना चाहिए। पता चला स्टंट्स करवा रहे हैं आपसे, है ना, तो यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट, तो फिर ये हेल्थ और वर्किंग कंडीशन वो भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। सेफ्टी, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी मेंशन होने चाहिए। उसके अलावा आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम होगा, ये भी यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, एग्रीमेंट में। और क्या होगा, तो वेलफेयर फैसिलिटीज भी मेंशन होंगी, जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एग्रीमेंट में मेंशन होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंशन किया जाएगा, वो है आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कि भाई अगर कोई क्लैशेस होता है, कोई इशू होता है, तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाएगा, क्या आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। और अगर ये चीज मेंशन नहीं की गई है तो फिर ये डिस्प्यूट कहाँ जाएगा, तो ये डिस्प्यूट जाएगा बेटा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, ठीक है। अगर ये चीज नहीं स्पेसिफाई की गई है तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, सेक्शन 7A के अंडर ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में ये चीज यहाँ पे वो की जाएगी, ठीक है। जो कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कौन बनाता है, तो ये बनाते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। चलिए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में, ठीक है। ये है बेसिक प्रोविजन जो कि आपके ऑडियो विजुअल वर्कर्स के लिए है। अगला है माइन वर्कर्स के लिए। माइन वर्कर्स के लिए क्या क्या प्रोविजन बनाया गया है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हर माइन, ये जो माइन है उसका एक सोल मैनेजर होगा जो कि सारी जिम्मेदारी लेगा कि भाई ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। और इस सोल मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन होगी ना बेटा, द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस सोल मैनेजर दैट विल बी डिसाइडेड, दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो भी सोल मैनेजर है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि भाई इस क्वालिफिकेशन का बंदा जो है वो मैनेजर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ओनर हूं और मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है तो मैं ही मैनेजर बन जाऊंगी। और अगर कोई और मतलब मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आई विल हायर समवन कि भाई आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, वी आर हायरिंग अ मैनेजर फॉर आवर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डील किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है ये तो ओनर जो है वो फुलफिल करेगा। जो भी आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है उसको कौन फुलफिल करेगा, ओनर फुलफिल करेगा, ठीक है। अगर ओनर मान लेते कि नहीं अवेलेबल है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है एंड द ओनर इज नॉट अवेलेबल, उस कंडीशन में ही विल डेलीगेट दैट टू द मैनेजर। मैनेजर को वो डेलीगेट कर देंगे कि भाई हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मेरी जगह पे आप ये काम पलना काम कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब कहां पर ये सारे प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो कहां पे एक्सेप्शन कहां पर है, माइन में वैसे तो सब जगह ये प्रोविजन अप्लाई होंगे, ये सारी चीजें अप्लाई होगी, लेकिन कहां पर ये अप्लाई नहीं होगी, तो ऐसी जगह पे बेटा जहां पे एक्सकवेशन जो है वो प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट माइनिंग नहीं करना है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए हो रहा है कि भाई यहाँ पे कितना मिनरल अवेलेबल है, मे बी कोई डेटा एंट्री करना है, मे बी उसका ब्यौरा करना है, ठीक है। तो अगर वहां पे प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए हो रहा है, ना कि सेल के लिए या यूज के लिए हो रहा है, वहां पर ये जो प्रोविजंस है वो फॉलो नहीं किए जाएंगे, ठीक है। या फिर वो जो माइन है, ये क्या निकाल रहा है, तो ये निकाल रहा है कंकर या मुर्रम या लैटेराइट या ग्रेवल या शिंगल या ऑर्डिनरी सैंड। ऑर्डिनरी सैंड की बात हो रही है, मोल्डिंग और ग्लास सैंड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सैंड या फिर ऑर्डिनरी क्ले,
अब ऑर्डिनरी क्ले में भी ऑर्डिनरी क्ले की बात हो रही है, चाइना क्ले जो चीनी मिट्टी होती है, या फायर क्ले, इसकी बात नहीं हो रही है, ऑर्डिनरी क्ले की बात हो रही है, ठीक है। या फिर स्लेट, ठीक, या फिर स्लेट, या फिर लाइमस्टोन। अगर ये सब चीजें अगर यहाँ पे निकाली जा रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि ये जो एक्ट है ये लागू नहीं होगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएंगे वो वहां पे लागू होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है इस पर्टिकुलर एक्ट में। चलिए अब देखिए क्या है कि अगर कोई मान लेते हैं कोई इमरजेंसी रिस्क आ गया, ठीक है, इफ देयर इज एन इमरजेंसी रिस्क, या फिर कोई एक्ट ऑफ गॉड है। अब एक्ट ऑफ गॉड तो इनएविटेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर मेजर नहीं लेंगे। मान लेते हैं कि कहीं कहीं पे माइंस है, बहुत बारिश हुई और आपको पता है कि इस एरिया में बहुत बारिश होती है, तो जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक है, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर उसके बियॉन्ड सिचुएशन चला गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं, चाहे वो कि मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सेफ्टी की चीजें हैं वो सब आपको अप्लाई करना जरूरी है, ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो फिर भी इनएविटेबल है तो फिर आपकी गलती नहीं है, पर आपने अपना ड्यू डिलिजेंस लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम का है, बेटा 18 ईयर्स से कम का है, ठीक है, वो माइन में, मतलब बिलो 18 ईयर्स, ठीक है, बिलो 18 ईयर्स का है, वो माइन में काम नहीं कर सकता है, नॉट अलाउड टू वर्क एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि 18 साल से बच्चे के छोटे के बच्चे यानी कि जो एडोलेसेंट्स हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अप्रेंटाइज हो सकते हैं, ट्रेनीज हो सकते हैं, तो जो भी ट्रेनीज हैं, ठीक है, या फिर जो अप्रेंटाइज हैं, ठीक है, जो काम सीख रहे हैं, वो भी मैक्सिमम 16 ईयर, मतलब मिनिमम 16 ईयर्स के तो होने ही चाहिए, 16 ईयर से नीचे तो वो भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो जो भी ट्रेनीज हैं, जो भी अप्रेंटाइज हैं, वो कम से कम 16 साल के होने चाहिए, ठीक है, और अंडर सुपरविजन ऑफ मैनेजर काम करने चाहिए। दे शुड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के प्रॉपर सुपरविजन में ये काम करने चाहिए। ये नहीं कि भाई आता पता ही नहीं है मैनेजर का और कुछ नुकसान हो गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि ये जो भी अप्रेंटिस और जो भी ट्रेनी को रखा जा रहा है उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए, बेटा प्रायर अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए? तो चाहिए चीफ इंस्पेक्टर साहब का, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इनका जो है वो अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, कि हम भाई इतने इतने अप्रेंटाइज को, इस उम्र के अप्रेंटाइज को हायर कर रहे हैं और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका प्रायर अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अप्रूवल तो चलो मिल गया, उसके अलावा उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ उनका ही क्यों, सब सारे ही एम्प्लॉइज का होना जरूरी है ना। माइंस में हमने पढ़ा था कि भाई जितने भी अप्रेंटाइज हैं या फिर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका भी समय समय पे मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो होना जरूरी है कि वो फिट है कि नहीं है, और इनका तो खास कर ही होगा कि भाई ये फिट है कि नहीं, इस पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री में ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइंस का टॉपिक था, जो मुझे लगता है कि आपको जो बेसिक प्रोविजंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेटा फिर से मैं बोल रही हूँ, ये इतना छोटा आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, 10 12 15 सेक्शन है हर चैप्टर में, ठीक है। ये कोई एक पूरा एक्ट नहीं है जिसमें बहुत सारा समय लगेगा। ये एक एक्ट में 14-15 एक्ट ऐसे एक साथ मर्ज किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप डिवाइड भी करोगे तो हर एक्ट को कितना ही मिलेगा, 7-8 सेक्शंस मिलेंगे, है ना। उसके बाद बाकी और भी प्रोविजंस हैं, तो 7-8 सेक्शन मिलते हैं, तो इसीलिए ये आपको छोटा लग रहा होगा, और इसको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि क्या है कि आपको आसानी से हर कोई इसको पढ़ सके, ठीक है, उसको बहुत सारे से बल्कि एक्ट्स ना पढ़ने पड़े, ठीक। चलिए अगला है आपका बीड़ी एंड सिगार वर्कर। अगला है आपका बीड़ी एंड सिगार वर्कर, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है, तो कहा जा रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर, नो एम्प्लॉयर, मेरे को गर्मी लग रही है बहुत, नो एम्प्लॉयर, ठीक है, वो कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर वो किसी भी प्रीमाइसिस को यूज नहीं कर सकता है विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। यानी कि अगर आपको कोई प्रीमाइसिस फॉर द केस ऑफ बीड़ी एंड सिगार प्रोडक्शन यूज करना है तो आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, और उसमें उस लाइसेंस में आपका टर्म एंड कंडीशन भी लिखा हुआ होगा, प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन भी इसमें जो है वो लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है कि सेक्शन इसका जो 119 है, सेक्शन 119 वो बताता है कि
कोई भी पर्सन जिसको कोई प्रीमाइसेस जो है वो इस पर्पस के लिए यूज करना है, यानी बीड़ी और सिगार प्रोडक्शन के लिए यूज करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा भाई, अथॉरिटी को देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ठीक है, डिटेल्स वगैरह मेंशन करना पड़ेगा। तो अथॉरिटी को देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में वो सारा डिटेल जो है वो अथॉरिटी को देंगे और उसके हिसाब से वो एप्लीकेशन, उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने लोग यहाँ पे काम करेंगे वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है, किस समय पे टाइम मेंशन होना चाहिए, किस समय पे काम करेंगे, प्लान क्या है, ठीक है, किस तरह से काम किया जाएगा, कितना प्रोडक्शन होगा, आसपास के लोगों को नुकसान तो नहीं होगा, ये सारी चीजें इस प्लान में जो है वो मेंशन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि नहीं है, मतलब कि ऐसा पहली बार कर रहे हैं क्या, तो होता है गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो एप्लीकेंट है वो खुद के बिहाफ पे कर रहा है या फिर किसी और के बिहाफ पे कर रहा है, तो ये भी चीज वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लोकेलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वहां के लोगों को कोई नुकसान ना हो। तो जो जो बातें प्रिस्क्राइब, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, एक मिनट, तो जो जो बातें हैं यहाँ पर, जो भी कि गवर्नमेंट इसको मेंशन कर रही है, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो लाइसेंस मिलता है बेटा, ये जो भी लाइसेंस मिलता है वो 5 इयर्स तक के लिए रहता है, ठीक है, और 5 साल के अंदर फिर क्या होता है, ये रिन्यू होता है, 5 साल तक रहता है, 5 साल के अंदर आपका जो लाइसेंस है वो वापस से फिर रिन्यू किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही, ऐसा नहीं है कि इंतजार करते रहोगे आखिरी दिन तक कि भाई जब हम आएगा एक दिन, जिस दिन हम लाइसेंस रिन्यू कराएंगे, जब खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, 1 मंथ बचा हुआ है, तभी आप अप्लाई कर दो, ठीक है, 1 मंथ बचा हुआ है तभी आप अप्लाई कर दो, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लो, नहीं तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। चलिए, और क्या कहा जा रहा है कि रिन्यूअल जो है वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अगर वो सारे प्रोविजन को फुलफिल करता है तो मिलेगा और नहीं करता है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जितने भी प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रोविजंस कहाँ अप्लाई नहीं होते हैं, अगर कोई बंदा है बेटा जो प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में, मतलब जहां रहता है वहीं पे उसने छोटी मोटी फैक्ट्री खोल रखी है, ठीक है, छोटा मोटा यूनिट खोल रखा है, तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज याद करो कि चाइल्ड, याद करो जब हम पढ़ रहे थे ये आपका चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट जो था, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जब पढ़ रहे थे तो उसमें कहा गया था कि कोई भी बच्चा अपने फैमिली बिजनेस में काम कर सकता है, ऐसा पढ़ा था हमने कि हाथ बटा सकता है, लेकिन इसमें नहीं बटा सकता है। तो वो जो चाइल्ड का डेफिनेशन था ना, उसमें आपका ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये फैमिली में काम नहीं कर सकता। ये बच्चा जो है, अगर फैमिली जो है वो बीड़ी एंड सिगार वर्कर के में काम कर रही है, तो फिर वो बच्चा जो है वो पार्ट ऑफ द फैमिली वाला कंडीशन जो है ना वो फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन से याद आया मुझे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने पोल के फॉर्म में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ चैनल पे, तो आप कोशिश करिए कि उसका आंसर दीजिए ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो सके। रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बीड़ी एंड सिगार वर्कर के थोड़े से प्रोविजंस थे जो हमने क्लियर कर लिए। चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में भी सारी बातें वही है, ठीक है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में भी सारी बातें वही है कि भाई ड्यू डिलिजेंस लेना है, ध्यान रखना है वर्कर्स का, जो जो हमने फैक्ट्री एक्ट वगैरह में पढ़ा है ना, सब बातें वही है, जो अलग है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि आपको लगता है कि डेफ है, ठीक है, या फिर उसकी विजन में प्रॉब्लम है, वो यहां काम नहीं करेगा। क्योंकि बेटा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अगर कोई चिल्ला रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है लेकिन वो सुन ही नहीं पा रहा है या फिर उसको दिख नहीं रहा है दूर का, तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना कहीं सेफ्टी जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो डेफ है, ठीक है, या फिर उसमें गिडीनेस की टेंडेंसी है, तो ऐसे लोगों को आपको एम्प्लॉय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क वो खुद के लिए भी है और जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो लाइसेंसिंग करेंगे, ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पे की गई है, ठीक। और उसके बाद क्या है कि जो साइट प्लान है, ठीक है, साइट प्लान और डिजास्टर कंट्रोल है। जाहिर सी बात है, डिजास्टर, क्योंकि कोई भी मिसहैप हो सकता है, तो साइट प्लान और डिजास्टर कंट्रोल जो है उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा,
अप्रूव करवाना पड़ेगा। कौन करेगा? तो चीफ इंस्पेक्टर साहब करेंगे। चीफ इंस्पेक्टर, अब जहां जहां पे पहले चीफ इंस्पेक्टर था ना बेटा, अब चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है ना, नया एक्ट की यही खासियत है। तो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर साहब जो हैं वो डिजास्टर कंट्रोल का काम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ ड्यूटी है बेटा ऑक्यूपायर की, है ना, ऑक्यूपायर की कुछ ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है चलिए जानते हैं। कहा जा रहा है कि पहला तो आप वो हेल्थ रिकॉर्ड प्रॉपर रखेंगे, सबका हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो क्या करेंगे? प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। ठीक है, सबका हेल्थ रिकॉर्ड, जो लोग भी वहां काम कर रहे हैं उनका अप टू डेट रहना चाहिए। ठीक है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जगह पे स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो भी क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है, किस चीज का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस? हजार्डस सब्सटेंसेस को डील करने का, हजार्डस सब्सटेंस को डील करने का, वो प्रॉपरली होना चाहिए। जो लोग भी काम कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है इनके एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन से लेकर के, ये इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? तो उसको सॉल्व करेंगे हमारे चीफ इंस्पेक्टर साहब। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, समझ जाओ। तो ये चीफ इंस्पेक्टर साहब जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर, और इनका जो ऑर्डर होगा ना बेटा, इनका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी फाइनल। इसमें कोई ना नुपुर बहस नहीं, जो इनका ऑर्डर होगा वो फाइनल। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि जो बहुत सारे एक्स्ट्रा केसेस जो कोर्ट में चले जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं, उस चीज का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। द चीफ इंस्पेक्टर इज इन अ पोजिशन कि वो ये सारी चीजों को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये कहा गया है, अब कहा गया है कि जो भी मतलब जो लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो मेडिकल प्रॉपर मेडिकल हेल्थ चेकअप, जो भी सारे बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं। ठीक, तो इसमें भी थोड़े बहुत प्रोविजंस थे, बाकी सारे प्रोविजन वही हैं बेटा कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रॉपर मेजर्स रखना पड़ेगा, तो वो सब आपको पहले से आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, उसको हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज पे। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज पे तो भाई जाहिर सी बात है कि जो हमने 14-15 एक्ट को कंसोलिडेट किया है, तो उसमें कहा गया है कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, पर उसका कुछ ना कुछ पेनाल्टी तो होगा। पहले तो क्या था, हर एक्ट में अलग अलग पेनाल्टीज थे, लेकिन अब कहा गया कि नहीं भाई, पहले हमने ऑफेंसेस गिनवा दिया और हम एक साथ पेनाल्टी बताएंगे। तो वो पेनाल्टीज क्या क्या है चलिए देखते हैं। और अब ये 500,000 वाली बात नहीं रही है, फिर से मैं बता रही हूँ कि अब जो फाइन का अमाउंट है बेटा वो बढ़ चुका है ना, इन्फ्लेशन को देखते हुए। वो जब एक्ट बना था तो वो उस समय का एक्ट था, अब का जो एक्ट है वो अभी का एक्ट है, तो उस हिसाब से पेनाल्टीज जो है वो इंक्रीज हुई हैं, और पेनाल्टीज को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, कोई भी व्यक्ति है अगर वो इस कोड के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करता है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो उसको क्या होगा, पेनाल्टी होगी। ठीक है, पेनाल्टी होगी। कितनी होगी भाई? ये जनरल प्रोविजन है बेटा, स्पेसिफिक है और ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक नहीं है, पर ये क्या है आपका जनरल प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति इसके पेनाल्टीज इसको कॉन्ट्रावीन करता है तो उसको पेनाल्टी हो सकती है 2 लाख से 3 लाख तक की, मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 3 लाख। ठीक है, और अगर वो व्यक्ति फिर से सुधरता ही नहीं है, तो फिर अगर वो कंटिन्यू कर रहा है, इस कॉन्ट्रावेंशन को वो कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर ये पेनाल्टी बढ़ सकती है 2,000 रुपए। तो आप कहोगे 2,000 मात्र, यहाँ 2 लाख की बात हो रही है, तो 2,000 रुपए पर डे, 2,000 रुपए पर डे तक ये पेनाल्टी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, पहली चीज हो गई। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं, ये तो हो गया जनरल कि अगर कुछ भी करोगे तो इतना तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पे कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम पेनाल्टी भी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है। तो देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर चीफ इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनसे अगर तुमने लफड़ा मोल लिया, यानी कि तुमने उनको क्या किया, उनके काम में बाधा डाला, ठीक है, उनको क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शन डाला, ठीक है, या फिर उनको रिफ्यूज किया एंट्री से कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, या फिर उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा वो तुमने नहीं दिया। ठीक है, अगर तुमने ऐसा कुछ ऐसी कोई हरकत करी है, तो उस केस में आपको क्या हो सकता है बेटा, इम्प्रीजनमेंट हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है, 3 महीने तक का इम्प्रीजनमेंट हो सकता है। अभी तक क्या है, जनरल में इम्प्रीजनमेंट नहीं था, लेकिन अब क्या है कि 3 महीने तक का, इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्रीजनमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 3 महीने तक का इम्प्रीजनमेंट हो सकता है, और फाइन हो सकता है। फाइन कितना हो सकता है बेटा, 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है
कि अगर फिर भी आप नहीं सुधर रहे हो, मतलब कि आपको कहा गया कि भाई 3 महीने का इंप्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए का फाइन, फिर भी आप बोले नहीं हम नहीं सुधरेंगे, तो जैसे कि आप लोग भी नहीं सुधर रहे हो, कहा बोल रही हूँ बार बार बेटा रेगुलर पढ़ो रेगुलर पढ़ो रेगुलर पढ़ो, लेकिन आप भी बैकलॉग पे बैकलॉग क्रिएट किए जा रहे हो। तो लॉ भी आपको समझा रहा है कि नहीं बेटा, एक बार गलती हो गई तो फिर उसको सुधार लेना है, बिल्कुल ही सुधार लेना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार वही गलती किए जा रहा है, सुधर ही नहीं रहा है, तो फिर इस इंप्रिजनमेंट के टेनर को बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा चलिए जानते हैं। इसको बढ़ा करके कर दिया जाएगा 6 मंथ्स, मतलब अभी 3 महीने काटनी थी, अब 6 महीने काटिए, तो 6 मंथ्स। और उसके साथ साथ पेनाल्टी को भी बढ़ा दिया गया है। पेनाल्टी कहा गया है क्या, पेनाल्टी कहा गया है 1 लाख रुपए। आप कहोगे मैडम पहले भी तो 1 ही लाख था, तो अब पहले क्या था, पहले 1 लाख मैक्सिमम था, अब क्या हो गया 1 लाख मिनिमम, यानी 1 लाख तो बेटा भरना ही पड़ेगा। और ये बढ़ के कितना हो सकता है, 2 लाख रुपए हो सकता है। तो फिर ऐसे झगड़े क्यों मोल लेने जिसका नुकसान इतना बड़ा हो जाए, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इंप्रिजनमेंट जो है वो 6 महीने तक की और पेनाल्टी जो है वो 1 लाख से 2 लाख तक की हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको पहला जो गलती है वो समझ में आ गया कि चीफ इंस्पेक्टर साहब से पंगा नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि वो सरकारी अफसर हैं और आप भी क्या बनने वाले हो, सरकारी अफसर बनने वाले हो, तो फिर आपसे भी कोई पंगा नहीं लेगा। पर आपको भी अपना जो काम है वो ऑनेस्टली करना है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अपना पावर का बिल्कुल एकदम अलग ही रौला काट रहे हैं। चलिए, अगला अगला क्या है कि रजिस्टर मेंटेन करने की बात की गई है। हमने इसमें पढ़ा है प्रोविजंस कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जो भी एम्प्लॉयर है कॉन्ट्रैक्टर है उसको रजिस्टर मेंटेन करना है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पा रहा है या रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है, जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब रजिस्टर बना ही नहीं है, तो उस केस में उसको पेनाल्टी हो सकती है। बेटा कितनी पेनाल्टी हो सकती है, तो भाई छोटी गलती है, ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, तो कहा गया कि 50,000 रुपए। ठीक है, इस हिसाब से तो छोटा ही है, जिस हिसाब से इसमें फाइन आएंगे ना आप कहोगे कि तो बहुत कम है। और मिनिमम फाइन 50,000 और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए इसका फाइन हो सकता है। लेकिन फिर कहा गया कि फिर भी आप नहीं सुधर रहे, मतलब कहा गया अरे हमारे पास बहुत पैसे 50,000 दो और फिर से गलती करो, तो उस केस में कहा गया कि अब बिल्कुल अब नहीं बख्शेंगे। तो अब क्या किया गया कि अगर आपने कंटिन्यू किया, अगर आपने फिर से वही गलती की, तो फिर आपको क्या कहा जाएगा, पेनाल्टी 50,000। तो कहोगे मैडम 50,000 तो था, आप तो फिर बोल रही हैं कि फालतू ही इतना डरा रही हैं। तो कह रही कि नहीं 50,000 तो मिनिमम है, लेकिन ये मैक्सिमम की लिमिट बढ़ गई है, अब ये 2 लाख हो गई है। मतलब डिपेंड करता है भाई, जो भी इसके डिसाइडर होंगे, जो भी कोर्ट होगी वो डिसाइड करेगी कि कितना, और वो 2 लाख भी कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो चलिए, ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा ऑफेंस नंबर 2। अब चलिए ऑफेंस नंबर 3 पे आते हैं। ऑफेंस नंबर 3 क्या कहता है, ऑफेंस नंबर 3 कहता है कि भाई जो भी विमेन हैं, ठीक है, या फिर जो भी ऑडियो विजुअल वर्कर हैं, ऑडियो विजुअल अभी पढ़ा है ना हमने प्रोविजन, ऑडियो विजुअल वर्कर हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, ठीक है, माइन वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, माइन वर्कर हैं, इनके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन है, मतलब इनको भी कुछ आपको प्रोविजंस हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं ना। कुछ ऐसा नहीं है कि इन लोगों को छोड़ ही देना है बिल्कुल। तो इन लोगों को, जो भी विमेन है, ऑडियो विजुअल वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, माइन वर्कर है, उनके लिए उनके जो प्रोविजंस दिए हैं उससे आपको अडहेयर करना है। और अगर आपने अडहेयर नहीं किया तो पेनाल्टी हो सकती है, कितनी हो सकती है बेटा, 50,000 रुपए पेनाल्टी हो सकती है, और बढ़ सकती है ये कितने में, 1 लाख रुपए तक ये बढ़ सकती है। ठीक है, फिर भी नहीं सुधर रहे हो तो फिर क्या किया जाए, तो फिर कहा जा रहा है कि अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर हम आपको देंगे इंप्रिजनमेंट। ठीक है, अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर आपको मिलेगा इंप्रिजनमेंट कितना, 3 मंथ्स का, और फाइन कितना, 2 लाख तक का। यानी कि अगर नहीं सुधरा गया तो फिर ये जो है नया फाइन और इंप्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा पनिशमेंट नंबर 3। अब आते हैं अगले पनिशमेंट पे। अगला क्या किया है, तो अगर आपने कोई फॉल्स रिकॉर्ड, मतलब कि आप काम करवा रहे हैं 12 घंटे लेकिन आपने लिखा है 8 ही घंटे, कि भाई हम तो कोर्ट के बिल्कुल अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो अगर आपने फॉल्स रिकॉर्ड मेंटेन किया है या फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, या फिर कोई फॉल्स प्लान सबमिट किया है, आपका प्लान था कि भाई सबका बिल्कुल एकदम बिल्कुल तहस नहस कर दो, लेकिन आपने प्लान में दिखाया बिल्कुल आप एकदम धर्मात्मा है, बिल्कुल सबका भला भला सोच रहे हैं, लेकिन वो प्लान गलत था। तो अगर कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो कि मतलब कि
अपना जो भी चीजें हैं, जो भी प्लान्स हैं, या फिर जो भी स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, रिटर्न्स जो भी हैं, उसको गलत डॉक्यूमेंट, फोरफिटेड डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे पेश किए हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है बेटा। कितनी हो सकती है? 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन कितना हो सकता है? 1 लाख। लेकिन कहा गया है कि एक गलती है तो सजा थोड़ी कम, माफ नहीं होगी यहाँ पे सजा, है ना, क्योंकि ये कानून बनाने वाले हैं, भगवान नहीं है, भगवान माफ कर देते। तो ये क्या कहा गया कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगी आपको, कितनी होगी भाई? तो 3 मंथ्स की, सॉरी यहाँ मैंने गलती है 6 मंथ्स लिख दिया है, एक सेकेंड, 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, और फाइन हो सकता है 1 लाख का। लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे, तो फिर क्या किया जाएगा? अगर कंटिन्यू हो रही है वो गलती, अगर कंटिन्यू की जा रही है, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है बेटा 6 मंथ्स का, और फाइन हो सकती है कितनी? 2 लाख रुपए तक की। इसीलिए एक बार गलती करो और सुधर जाओ। मैं तो कहती हूँ दूसरों की गलतियों से ही सुधर जाओ, है ना, अपने खुद गलती करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या मतलब है एग्जाम नहीं क्लियर हो फिर अगली बार गलती से सीखें? इससे अच्छा अभी से ही सीख लो और एग्जाम पास कर लो, है कि नहीं? चलिए अब आते हैं, क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो कि जो हमारे चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं, ठीक है, अब फिर कह रहे हैं चीफ इंस्पेक्टर साहब से भी पंगा नहीं लेना है। अभी तक तो इंस्पेक्टर साहब थे, अब चीफ इंस्पेक्टर साहब से भी पंगा नहीं लेना है। कह रहे हैं कि चीफ इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर साहब से तो पंगा ले लिया हमने, अब अगर चीफ इंस्पेक्टर साहब ही कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो लॉ क्या कहता है, किसी के भी पावर जो है ना वो किसी के भी सर पे चढ़ के नहीं नाचेगा। ये चीज जो हमारे लॉ बनाने वाले लोग हैं, इस चीज को उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है। तो आपने कहा कि आपको चीफ इंस्पेक्टर साहब से पंगा नहीं लेना है, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर साहब लॉ से पंगा लेंगे, फिर क्या करेंगे? तो कहा गया कि चीफ इंस्पेक्टर साहब को भी कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने को कहा गया है, कि भाई कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा डेटा है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जो कि जरूरत नहीं है पब्लिक में लाने की, और उससे क्या है किसी का नुकसान हो सकता है। कोई ऐसा होता है ना कि बिजनेस में बहुत सारे सीक्रेट प्लान्स होते हैं जो कि गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके कॉम्पिटिटर उनका मिसयूज कर लें। तो अगर चीफ इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ डिस्क्लोज करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो उस केस में उनको भी इंप्रिजनमेंट हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? 3 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन हो कितना हो सकता है? 1 लाख का। और यहाँ पे लॉ ने फिर प्रूफ कर दिया कि इक्वालिटी सबके लिए है, वो आम जनता और ऑफिसर के लिए अलग अलग नहीं है। मतलब कि ऑफिसर को पावर तो दी गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि आप जो है वो उस पावर का मिसयूज करिए। इसलिए आपके लिए भी, आप भी कल को ऑफिसर बनने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा कि जितने आपको पावर मिली है उतनी ही ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा सेशन जो है वो लंबा हो जाएगा, 5-7 मिनट, लेकिन क्या है पेनाल्टी के सेक्शन को खत्म ही कर देते हैं। अब आते हैं, चीफ इंस्पेक्टर साहब हो गए, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि अगर कोई इंडस्ट्री है जहां पे हजार्डस प्रोसेस की बात की गई है, यानी कि हजार्डस प्रोसेस है, तो वहां पे आपको क्या है कि ड्यू डिलिजेंस लेना है ना, मेजर्स लेना है। लेकिन आप पता चला मेजर्स लेने से फेल हो गए, यानी कि आपने मेजर प्रॉपरली नहीं लिए, उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में इंप्रिजनमेंट है, और ये कोई छोटी मोटी इंप्रिजनमेंट नहीं है। ये कितनी है बेटा? 2 इयर्स तक की है, और फाइन है, फाइन कितनी है? 5 लाख रुपए तक की है। सोचो, 2 साल की इंप्रिजनमेंट और 5 लाख रुपए फाइन, ठीक है। और कहा गया है कि अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रावेंशन है ना, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, इफ यू कंटिन्यू इट, तो उस केस में आपका इंप्रिजनमेंट जो है वो बढ़ के 3 इयर्स हो सकता है। और फाइन कितना हो सकता है? तो फाइन कितना हो सकता है? तो ये फाइन 5 लाख से 20 लाख रुपए हो सकता है। यानी क्योंकि देखो बेटा, हजार्ड जब होगा ना, तो जाहिर सी बात है इससे बहुत लोग अफेक्ट होंगे, और लॉ ये कभी नहीं चाहता है कि बहुत लोग इससे अफेक्ट हो, बहुत लोगों को नुकसान हो, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि इंप्रिजनमेंट हो सकती है कितनी? 3 इयर्स, और फाइन हो सकती है 20 लाख रुपए तक की, ठीक है। चलिए अब अगर कोई डेंजरस इंसिडेंट हो गया, ठीक है, कोई डेंजरस इंसिडेंट हो गया और आपने उसका जो है ड्यू डिलिजेंस नहीं लिया था, और इसके कारण किसी की, डेंजरस इंसिडेंट के कारण किसी की डेथ हो गई, मान लेते हैं किसी की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इंप्रिजनमेंट हो सकती है बेटा, कितनी हो सकती है? 2 इयर्स तक की, और फाइन हो सकता है कितना? 5 लाख रुपए तक का। इंप्रिजनमेंट हो सकती है 2 इयर्स की, और फाइन हो सकता है 5 लाख रुपए का, अगर आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं लिया है तो। और मान लेते हैं कि सीरियस इंजुरी हुई, अगर डेथ हो गई तो फिर 2 साल और 5 लाख। अगर सीरियस इंजुरी हो गई तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इंप्रिजनमेंट हो सकता है बेटा 1 ईयर तक का, ठीक है, और फाइन हो सकता है 2 लाख से 4 लाख तक का, मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम जो है वो 4 लाख, ठीक है। चलिए, तो ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्या है, अगली गलती क्या है? अगर कोई स्पेशल ऑर्डर है,
किसी में भी मान लेते हैं इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने या कंसर्न अथॉरिटी ने इसको स्पेशल ऑर्डर दिया है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, जो कि अंडर सेक्शन 38 दिया गया है, ठीक है, और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकता है बेटा। कितना हो सकता है इम्प्रिजनमेंट? 2 साल तक का हो सकता है। और फाइन कितना हो सकता है? तो 2 लाख रुपए तक का हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अगर मैनेजर अपॉइंट नहीं किया, अभी बताया था मैंने माइंस वगैरह में मैनेजर अपॉइंट करना है, अगर मैनेजर अपॉइंट नहीं किया है सेक्शन 67 के अंडर, ठीक है, माइंस में मैनेजर को अपॉइंट करना रहता है, अगर नहीं अपॉइंट किया है तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है बेटा। कितनी हो सकती है? 3 महीने की हो सकती है, और फाइन हो सकता है। फाइन कितना हो सकता है? तो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है, मतलब इतने इतने पेनाल्टीज की बात की गई है, मतलब वो 500,000 वाला जमाना अब चला गया, ठीक। चलिए, अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है आपका सोशल सिक्योरिटी फंड। तो जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बेटा, वो एक फंड बनाएगी जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी फंड, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ये फंड बनाएगी, सोशल सिक्योरिटी फंड। एक चीज शायद रह गई है, हाँ एक चीज रह गई है, मुझे याद आ रहा था कि कहा गया, देखो यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कि अगर डेथ हो जाएगी तो 2 साल और 5 लाख का फाइन, और सीरियस इंजरी हो जाएगी तो 1 साल और 4 लाख का फाइन। तो लेकिन जिसकी डेथ हो गई बेटा, उसको भी तो कुछ, उसके फैमिली को भी तो कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो इस फाइन का 50% या उससे ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा, जो ये फाइन है ना, उसका 50% या उससे ज्यादा विक्टिम को कॉम्पनसेशन में चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट ले नहीं रही है, बल्कि जो विक्टिम है उसको ये प्रोवाइड भी कर रही है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा था कुछ छूट गया है। चलिए, सोशल सिक्योरिटी फंड में कौन बनाता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है। और ये फंड किसके लिए है भाई? तो ये फंड है बेटा वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ये फंड बनाया गया है। चलिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और एक बात कही गई है कि ये लॉ जब भी ऑफिशियल गजट में आएगा, तब से ये लॉ जो है वो लागू हो जाएगा। और अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई ऐसा है एग्रीमेंट है जो इससे ज्यादा बेनिफिशियल है, तो फिर इस कोड को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका OSH कोड जो है वो खत्म होता है। एक सेशन छोटा सा और बनेगा बेटा, जिसमें हम एक टैब्यूलर डेटा पढ़ेंगे कि पुराने क्या प्रोविजंस थे और नए क्या प्रोविजंस लाए गए हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, है ना, जो कि अभी लेबर लॉ से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चंस आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 10 क्वेश्चन भी है ना बेटा, तो आप मान लो कि अगर 2.5 महीने बचे हैं तो 7.5, मतलब कि 750 लगभग क्वेश्चन आप कवर कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ क्विज में। तो सोचो, सिर्फ क्विज में 750 क्वेश्चन कवर कर रहे हो, मतलब कितनी बड़ी बात है। और जो मॉक टेस्ट वगैरह तो करोगे ही, तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो हम और आप भले ही एक वर्चुअल आईने के आगे पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और वो है फीडबैक सेक्शन के थ्रू। तो आप फटाफट से अपने फीडबैक सेक्शन में हमें बताते जाइए कि क्या क्या दिक्कतें हो रही है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, और हम उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय।